नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से, शायद 2 महीनों से हम ये सूजस ई बुलेटिन कवर नहीं कर रहे थे। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, अपने पर्सनल रीजंस थे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ये सूजस ई बुलेटिन आपका कवर नहीं करवा पाई। लेकिन अब से मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1 फरवरी से लेकर के आगामी जितने भी अंक सूजस के पब्लिश होते हैं, हम वो डेली कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आज के इस वीडियो में मैं 1 फरवरी से 5 फरवरी तक की सूजस ई बुलेटिन कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 से 8 तारीख तक की सूजस ई बुलेटिन कवर कर दूँगी। उसके बाद हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस इसके ऊपर में चैनल पे अपलोड होता रहेगा। तो देखिए, पहला है 1 फरवरी का है, हम ये सूजस ई बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, 1 फरवरी का हम सूजस ई बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। 1 फरवरी का सूजस ई बुलेटिन मुख्यमंत्री जी की केंद्रीय बजट पे देखिए एक प्रतिक्रिया है कि सेमीकंडक्टर मिशन, डेटा सेंटर, मेगा टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी घोषणाओं से राजस्थान को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। आपको पता है 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जो आया था उसके अंदर सेमीकंडक्टर मिशंस के बारे में बताया था, डेटा सेंटर के बारे में बताया है, मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो है उसमें जो न्यूज़ है वो शेयर की गई है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान भजनलाल शर्मा, उन्होंने इस केंद्रीय बजट से राजस्थान को किस किस कोर सेक्टर में लाभ होगा इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो एज सच एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये जो पेज है ये नहीं है, क्योंकि यदि आपने केंद्रीय बजट पढ़ा है तो वो काफ़ी है। केंद्रीय बजट आपको अलग से पढ़ना होगा। ये प्रतिक्रियाएं हम एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन हम इसको ज़रूर से पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, ये अपना 1 फरवरी को आपको पता है बजट पढ़ रही है। ये जो केंद्रीय बजट है, आपको मोटा मोटा यदि मैं हेडलाइन दूँ तो ये केंद्रीय बजट 4 उत्थानों पे समर्पित है, जिसका नाम रखेंगे हम ज्ञान, GYAN। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। ये 4 स्तंभ है और इन स्तंभों पे हमारा ये जो बजट है ये निर्भर कर रहा है। केंद्रीय बजट की मैं बात कर रही हूँ, ज्ञान पे डिपेंडेंट है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। इन 4 पिलर्स को केंद्र में रखते हुए जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बजट से अपने राज्य में, अपने प्रदेश में क्या फ़ायदा है इसको देख करके ये पेज लिखा है। तो इसमें हम मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेंगे। एज सच हमारे एग्ज़ाम में आए ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो देखिए, पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। वेट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए ये जो बजट है इसके ऊपर अपना रुझान दिया है। यह बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों के आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों पर समर्पित है। हमारे लिए इसमें जो एग्ज़ाम के लिए लिहाज से इम्पोर्टेंट, हम सीधा वहीं पे चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारे एग्ज़ाम्स के लिए देख सकें। आपको सभी को पता है कि हमारा जो देश है भारत, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अभी वर्तमान में फर्स्ट नंबर पे USA इकोनॉमी में है, सेकंड नंबर चाइना है, और जो थर्ड नंबर है वो जर्मनी है। जर्मनी के बाद में फोर्थ नंबर पे इंडिया का नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आता है। सरकार का प्रयास है कि 2027 तक हम थर्ड पोजीशन को अक्वायर कर लें। इसके लिए आपको सभी को पता है, जर्मनी के हमारे जो चांसलर फ्रेडरिक हर्ट्ज थे वो अभी मकर संक्रांति पे गुजरात आकर के भी गए थे। हमने हमारे खूब सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। तो अलग अलग चीज़ें भारत सरकार कर रही है जिससे हम विश्व में अच्छी इकोनॉमी बने, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल रहे, हम SDG के लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखते हुए प्रयास करें, और इस तरह से विकास किया जाए कि विकास के सभी पक्षों को, सभी आयामों को हम अपने केंद्र के अंदर रखें। इन सभी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार ने बजट पेश किया, और ये उस बजट के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, इस पेज में नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो काम की आने वाली है। ओके,
नेक्स्ट ये देखिए, आपको सभी को पता है मनरेगा का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया है VBG रामजी योजना। आपको सिर्फ अपनी एग्ज़ाम के लिहाज से इस योजना को इस तरह से पढ़ना है, हमें किसी भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। इसके लिए जो हमें केंद्र सरकार बजट देगी वो बजट की राशि 95,692 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। पहले 86,000 करोड़ रुपया मिलता था मनरेगा में, जिसे अब बढ़ा करके 95,692 करोड़ रुपए राजस्थान को आवंटित किया गया है। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, ऐसा हम सभी जानते हैं। इसके बाद में बस यही कहा गया है कि लॉन लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम्स जो है उससे पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा। तो इसमें ऐसा कुछ हमारे लिए स्पेशल नहीं है। हाँ, केंद्रीय बजट की एक लाइन जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि महिलाओं के लिए शी मार्ट खोली जाएंगी। शी मार्ट, ये देखिए ये शी मार्ट है, शी फॉर फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप इससे याद रखिए शी मार्ट। ये हर ज़िले में खुलेगा। दूसरा, बालिका छात्रावास खुलेंगे, हर ज़िले में बालिका छात्रावास, सॉरी महिलाओं के लिए शी मार्ट खुलेंगे। ये हर ज़िले का प्रावधान नहीं है, इसमें हर ज़िले का नहीं दे रखा है, हर ज़िले में खुलेगा बालिकाओं के लिए एक छात्रावास। तो देखिए नेक्स्ट, इरेजर, ये नया जो बोर्ड है ये थोड़ा काम नहीं कर रहा होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ें आने वाली हैं। तो आप एक तो ये वाला जो पॉइंट है इसे अपने माइंड में रखिए। इसके अलावा यदि मैं कहूँ, ये वाला आपके माइंड में रहना चाहिए, ओके। इसके अलावा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है ये भी शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ में छूट दे दी गई है छोटे बड़े जो उद्योगों, उत्पादकों और कारीगरों को, इससे लाभ होगा। इस पेज पे ऐसा कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज, ये है मुख्यमंत्री जी ने AU मैराथन को हरी झंडी दिखाई। देखिए AU से यहाँ पे आपको पता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक करके आपको सभी को पता है कि स्टार्टअप है। मैराथन को हरी झंडी दिखाई है, तो एक नॉर्मली एक सिंपल सी दौड़ है। आपके लिए इसके अंदर कुछ एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, बाकी हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आए ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट एक प्रोग्राम चल रहा है, बस उसी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने सेहत के बारे में कुछ अवधारणाएं दी है। इसके अलावा AU जयपुर मैराथन करके जो दौड़ हुई है, इस दौड़ में जो फर्स्ट आए हैं, रनर अप आए हैं, उनको ये चेक्स वगैरह दिए हैं। हमारे लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से मेरे को नहीं लगता ये किसी एग्ज़ाम के अंदर आने के चांसेस है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसे आप स्किप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे चलिए आप, थर्ड पेज पे देखिए क्या है। हम 5 दिन की पढ़ रहे हैं बट कोई इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होगी उसे हम उसी को हम तवज्जो देंगे। देखिए ये है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 41 जिलों में 1017 पशु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि पशुओं जिसमें हम निरीक्षण करके पशुओं का डेटा है वो हम एकत्रित करना चाहते हैं, उस डेटा को ऑपरेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक पशु का पंजीकरण हो, उसको बीमा का लाभ मिले, ताकि हम एक प्रॉपर पशु गणना है वो भी करनी है। तो हर चीज़ का एक डेटा सरकार के पास होगा, तो जो पॉलिसी है उसका फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होगा। तो इसीलिए इंस्पेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, सिचुएशंस को देखा जा रहा है, क्योंकि सिचुएशंस देखने के बाद में उन्हें हम डील करेंगे। तो ये भी इतना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम एक बार के लिए देखते हैं कि क्या है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के 91 जिलों में जिला कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों ने पशुपालन विभाग के विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया है। देखिए ऐसा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इधर वाले पेज पे आइए आप। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 3 नीतियां हैं, उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया है, जिससे हम ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जा करके उन नीतियों का जो लाभ है उनके अंदर यदि हमें आवेदन करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के तरह से आप इसे मान सकते हैं। हमें कहीं जो ऑफलाइन फॉर्म भर के कहीं सबमिट करवाना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफिडेविट्स वगैरह ये सब नहीं देने हैं, हमें ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया है वो करनी है। यदि हमारे को उन नीतियों के अंदर लिया जाएगा, हम उन क्राइटेरियाज़ को पार कर रहे हैं जिसके तहत हम उस नीति को फ़ायदा ले सकते हैं, हमें सरकार की जो छूट है वो प्राप्त हो सकती है, तो गवर्नमेंट उस ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वहीं से डेटा उठा लेगी और उस डेटा को ऑपरेट करके आपको यदि इस नीति का लाभ देना होगा तो डायरेक्टली दे देगी। देखिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये 3 नीतियाँ कौन कौन सी है, हमारी एग्ज़ाम में यही आना है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की है, पहला काम तो आप यही देखिए। दूसरा देखिए, एक जिला एक उत्पाद नीति, पहली नीति की ये है। दूसरी राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, जिसे हम रिप्स भी बोलते हैं।
रिप्स चेंज है, ये राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, और ये है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। 3 है, माफ़ कीजिएगा, रिप्स दूसरा है, वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन का है, ये जो हमारा एक्सपोर्ट है इसको प्रमोशन का है, ये रैप्स में आएगा, REPS। ओके, तो 3 नीतियां हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एक जिला एक उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं ODOP नीति, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की हर जिले में एक उत्पाद चुना जाएगा और उसकी इस तरह से ब्रांडिंग की जाएगी कि उस जिले का नाम लेते से ही उस उत्पाद का जो ख्याल है वो आपके मस्तिष्क में आ जाए। वो उत्पाद उस एक जिले के लिए इस तरह से धरोहर का काम करे ताकि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, वो फेमस हो जाए। जैसे कोटा डोरिया हम बोलते हैं, तो हमको पता चल जाता है कोटा डोरिया मीन्स कोटा से है, कोटा की लीगेसी है, कोटा डोरिया की साड़ियाँ वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह से हमें एक एक प्रोडक्ट है इसको चूज़ करना है और उसे हिट बनाना है। फिर राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सभी हमारे ट्रेड बैलेंस को सिक्योर रखते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है निर्यात करना है, इंपोर्ट हमारा कम होना चाहिए ताकि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव वे में रहे। नेक्स्ट, राजस्थान एमएसएमई नीति, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि वो भी एक्सपोर्ट कर सके, उनका जो सस्टेन करने का जो दायरा है वो बढ़े। इसी वजह से आपको पता है पिछले केंद्रीय बजट के अंदर इनकी डेफिनेशंस भी चेंज की गई थी, इनका निवेश और टर्नओवर का जो रेशियो है वो भी चेंज किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल लेवल से ये इंडस्ट्रीज़ उठे, वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन होने के बाद में हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, उसके साथ में ही हम एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे आना चाहता है। तो किसी भी तरीके से हो हमें मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाना है, क्योंकि यदि हमें दुनिया की टॉप 3rd इकोनॉमी में शामिल होना है तो एग्रीकल्चर और सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इंडिया को अपना योगदान देना होगा। इन्हीं सब प्रयासों को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, सरकार इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे, इसलिए पॉलिसीज़ लाई गई है। तो आप इन 3 नीतियों का नाम तो जान गए हैं, बाकी इन नीतियों के बारे में जो इसमें स्पेशल दे रखा है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, 1 फरवरी से ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है। अब इसमें हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इन नीतियों के प्रावधान देखने हैं। देखिए, पहला काम है एक जिला एक उत्पाद नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत सभी 41 जिलों में एक एक उत्पाद की पहचान कर ली गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का अनुदान भी दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद है, पहली चीज़। 41 जिले राजस्थान में है, तो 41 के 41 प्रोडक्ट सरकार ने पहचान लिए हैं। इसके अलावा जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी मार्जिन मनी के अंदर। तो आपको याद रखना है, निर्यात एक जिला एक उत्पाद नीति के अंदर जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम है उनको कितना मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे 20 लाख रुपए का मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाना है, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पे 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पे 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा देय है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पे 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार देगी। यदि उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है एक जिला एक उत्पाद के अंदर, आपने सॉफ्टवेयर बनाया है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दे देगी सरकार। फिर आपने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है हर जिले में उसकी आपने क्वालिटी सर्टिफाई करवाई है, आपको IPR आप जानते हैं, पेटेंट करवाया है, कॉपीराइट वगैरह जो चीज़ें होती है वो IPR में आती है, वो सब भी आपने करवाया है, तो 3 लाख रुपये सरकार इसके भी आपको रिफंड को देने को तैयार है। तो ये इस नीति के प्रोविज़न्स हैं ताकि हम उसको पूरी तरह संरक्षण दे सकें। हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट उस इलाके की पहचान बन जाए, उस ज़िले की पहचान बन जाए, उसको पूरी तरह संरक्षण हो, उसका पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ताकि उसकी एक डिमांड क्रिएट हो मार्केट के अंदर। एज यू सच आप जानते हैं, डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई बढ़ानी होगी, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। फिर यदि वो प्रोडक्ट बन गया है उसके बाद में आप देखिए, यदि मार्केटिंग के आयोजनों में यदि भाग लेने के लिए कोई इंडस्ट्री जा रही है तो 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार यहाँ भी करने को तैयार है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन्स, यहाँ भी यदि वो मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने उत्पाद का विपणन करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 2 साल तक रिफंड और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए 75,000 रुपये तक की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है। ये देखिए थोड़ा सा जो पेन है वो इसको ओवरलैप कर रहा है,
ये आप देखिए जो विपणन आयोजन है, मार्केटिंग के अंदर जो सम्मेलन वगैरह लगते हैं, जैसे आपको पता है राजीवी के सरस हाट वगैरह लगते हैं, राजीविका के खूब सारे आपको पता है सरस हाट लगते हैं, सहकार मेला लगता है। इस तरह से विपणन जो आयोजन है उनमें यदि भाग लेने के लिए कोई उद्यम जा रहा है तो 2 लाख रुपए तक की सहायता है। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 2 साल तक सरकार देने को तैयार है। और जो कैटलॉगिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए 75,000 रुपये एक मुश्त सहायता का प्रावधान है। देखिए कितने कितने जो प्रोविजंस पैसे के दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न ये दिया गया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम है, इनको 20 लाख का मार्जिन मनी का अनुदान है। मार्केटिंग के मेलों में भाग लेने जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक की सहायता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए 1 लाख रुपए 2 साल तक देगी सरकार। और जो कैटलॉगिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर यदि अपने प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करती है तो 75,000 रुपये तक एक मुश्त सहायता का प्रावधान है। आई होप आपको ये पॉलिसी समझ में आई होगी। आप इसको कॉपी में नोट कीजिएगा अलग से और डेली इसकी आप रीडिंग लगाइएगा ताकि आपको ये आंकड़े धीरे 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 याद होने लग जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो स्कीम है वो है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति देखिए उद्यमियों को हम निर्यातक बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्शन इतना ही नहीं करना चाहते कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, हम अपनी ज़रूरतों के बाद वैश्विक ज़रूरतें भी पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार एक पॉलिसी लाई निर्यात को जो है प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस है, देखिए हम उनका भी अभी एनालिसिस करते हैं। फर्स्टली वी विल इरेज इट। ओके, देखिए राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने, 1 सेकंड पेन चेंज कर लिया जाए। राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत पहला, मान लीजिए कोई निर्यातक है, उसको दस्तावेजीकरण करवाना है, अपना डॉक्यूमेंटिफिकेशन करवाना है तो 5 लाख रुपए की सहायता वहाँ दे दी जाएगी। तकनीकी रूप से उसको अपग्रेडेशन चाहिए तो 50 लाख रुपए तक की सहायता सरकार यहाँ देने को भी तैयार है। इसके अलावा यदि वो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी लेना चाहता है तो 3 लाख रुपए तक का अनुदान यहाँ मिलेगा। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पे 2 लाख रुपए तक का रिफंड यहाँ मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, ई कॉमर्स के अंदर तो सरकार ऊपर तो 1 लाख रुपए दे रही थी जब हम ODOP पढ़ रहे थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यहाँ पे निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंदर सरकार 2 लाख रुपए तक का रिफंड देगी आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में जाएंगे तो यहाँ 3 लाख मिलेंगे, जबकि ऊपर कितने मिल रहे थे, 2 लाख मिल रहे थे। 1-1 लाख का अंतर आपको दोनों जगह दिख गया। इसके अलावा तकनीकी अपग्रेडेशन पे बहुत अच्छी सहायता सरकार के द्वारा है, 50 लाख रुपए तक की सहायता है। और डॉक्यूमेंटिफिकेशन यदि आपको करवाना है तो 5 लाख रुपए। देखिए मेरे साथ साथ आप इसको बोलिएगा, निर्यात प्रोत्साहन नीति निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए है। दस्तावेजीकरण पे 5 लाख, तकनीकी अपग्रेडेशन पे 50 लाख, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पे 3 लाख और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पे 2 लाख। तो कैसे याद रखेंगे, 5 लाख, 50 लाख, 3 लाख और 2 लाख। या फिर आप इसे उल्टा याद रख पाएँ तो 2, 3, 5, 50 ऐसे बोलिए, 2, 3, 5, 50। 2 लाख ई प्लेटफॉर्म फीस पे, 3 लाख इंटरनेशनल आयोजनों में भागीदारी पे, 5 लाख दस्तावेजीकरण पे और तकनीकी अपग्रेडेशन चाहिए। अब आपको पता है तकनीक सस्ती तो होती नहीं है, तकनीक महंगी होती है, खर्चा भी महंगा लगेगा, तो सरकार को सहायता भी उसी रेशो में देनी होगी। तो सरकार ने तकनीकी रूप से अपग्रेडेशन पे 50 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि RSP जो 2 फरवरी 2025 को लगा था उसके अंदर जो ये पॉलिसीज़ थी उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आए थे और डीपली आए थे कि क्या क्या सहायता मिलनी है, कितनी कितनी मिलनी है। तो ये आजकल पेपर्स में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ पॉलिसी की डेट याद करने से कुछ नहीं होने जाना, आपको उनके अंदर के प्रोविजंस भी याद करने होंगे। तो ये 2 पॉलिसी हमने देख ली है, तीसरी पॉलिसी देखेंगे, इसे आप याद रखेंगे 2, 3, 5, 50। 2 लाख ई प्लेटफॉर्म, 3 लाख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, 5 लाख दस्तावेजीकरण और 50 लाख तकनीकी अपग्रेडेशन। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉलिसी वो है राजस्थान MSME नीति। चलिए अब इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। राजस्थान MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे उद्यमी जो हैं वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी वैश्विक जो रूप से अपनी जो सप्लाई है वो कर सके, सुनिश्चित कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए MSME नीति लाई गई है। इनको अलग अलग तरह के संरक्षण दिए जाएंगे, कुछ छूट दी जाएगी जिससे इनको प्रमोट किया जा सके। ये ऐसा नहीं हो कि ये खुले और फिर वापस बंद हो जाए, इनको सहायता न मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार बाकायदा एक पॉलिसी लेकर के आई है। देखिए इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के तैयार करने के उद्देश्य से लागू की गई राजस्थान MSME नीति 2024 के तहत ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। जो MSME जो हैं ये लोन लेंगे
उस लोन के ऊपर इनको एडिशनल 2% का ब्याज सब्सिडी और देने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है। दूसरा, यदि ये SME एक्सचेंज से धन जुटा रहे हैं, 15 लाख रुपए तक की सहायता इनको इसमें मिल जाएंगी। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग इसमें भी रेशियो हैं। विपणन आयोजनों में 1.5 लाख रुपया, डिजिटल उपकरणों पे 50,000 रुपये और E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 50,000 रुपये। इनके जो आंकड़े हैं वो पहले वालों से थोड़े भिन्न हैं। आपको अलग अलग कॉपी के अंदर लिख के फिर याद करना है। जैसे फर्स्ट 2% का तो इनको हमने दे दिया ब्याज अनुदान, 2% की तो ब्याज में सब्सिडी दे देंगे, सब्सिडी मिल जाएगी 2% की। तो इसके अलावा 15 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं ये SME स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज से, यदि ये पैसा जुटाते हैं तो। इसके अलावा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यदि ये अपना बनाते हैं तो उसके लिए हम दे देंगे इनको 5 लाख रुपए। तो आप देखिए 2% ब्याज अनुदान, 15 लाख रुपए तक का SME से धन जुटाने पे और 5 लाख रुपए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर मिल जाएगा। अब इसको साफ करते हैं और आगे का डेटा पढ़ते हैं अपन। देखिए फिर क्या है, इसके अलावा यदि क्वालिटी सर्टिफाई करवा लेते हैं और IPR वगैरह के अंदर आ जाते हैं तो 3 लाख रुपए की सहायता हम वहाँ पे भी देने को तैयार है। इसके अलावा विपणन के लिए आयोजनों में भाग ले रहे हैं, मार्केटिंग के लिए यदि जा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए की सहायता, 3 के आधे 1.5 लाख यहाँ हो गए हैं। इसके बाद में 1.5 लाख के आधे होते हैं 75,000, 75,000 नहीं दे रहे हैं हम, इनको दे रहे हैं डिजिटल उपकरणों पे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये यहाँ है और 50,000 रुपये इनको है E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पे। तो 50,000 तो है डिजिटल उपकरण और ई प्लेटफॉर्म फीस पे सरकार दे रही है। 50,000 डिजिटल उपकरण, 50,000 E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पे, 1.5 लाख रुपये मेलों में भाग लेने पे, 3 लाख रुपये क्वालिटी सर्टिफाई और IPR के ऊपर, 5 लाख रुपये ये दे रहे हैं हम एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पे, 15 लाख रुपये ये दे रहे हैं हम SME एक्सचेंज से धन जुटाने की सहायता। इसके अलावा 2% का हम क्या दे रहे हैं, ब्याज अनुदान। तो देखिए आप इसको एक अरेंज वे में लिखिए, मैं अभी लिखती हूँ एक बार। छोटे से बड़े के आंकड़े में आप चलिए, आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा ये। देखिए पहली, थोड़ा पेन का साइज कम कर लेते हैं एक बार। देखिए पहला अपन ऊपर से शुरू करेंगे, 50,000, ये भी 50,000, बहुत पतला हो गया ये। पचास हज़ार और 50,000। इसके बाद में अगला नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5 लाख का, 1.5 लाख का। 1.5 लाख के बाद में अगला आ रहा है 3 लाख का, 3 लाख के बाद में 5 लाख का, 5 लाख के बाद में 15 लाख का और 15 लाख के बाद में 2% का ब्याज अनुदान। देखिए हर चीज़ को बोलिए। 50,000 रुपये E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, 50,000 रुपये आपको डिजिटल उपकरणों पे मिल रहे हैं, 1.5 लाख रुपये मेलों में भाग लेने पे मिल रहे हैं, 3 लाख रुपये क्वालिटी सर्टिफाई और IPR के लिए मिल रहे हैं, 5 लाख रुपये मिल रहे हैं आपने एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पे खर्चा किया है, 15 लाख रुपये आपको वित्तीय सहायता है SME एक्सचेंज से यदि धन जुटाएंगे तो, 2% का आपको ब्याज में अनुदान, एडिशनल ब्याज अनुदान। आई होप आपको ये स्कीम जो है वो अच्छे से याद हो गई होगी। ज़्यादा टाइम हम इस पर ख़राब नहीं करेंगे, आप कॉपी में लिखिए और डेली इनको याद कीजिए। ओके, तो लेट्स क्लीन इट। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है न्यूज़ कवर करते हैं। शायद 1 फरवरी का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, देन वी शुड फॉरवर्ड नेक्स्ट। ओके, ये पेज हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं। ओके, अभी बाकी है, ये देखिए इसमें मैंने ये पूरा पेज पढ़ा, इसमें हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। एक राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह था। इनके जो चुनाव होते हैं हाईकोर्ट्स वगैरह के बार वाले वो थे, तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें शिरकत की और जो कुछ अवार्ड वगैरह देने थे, सम्मान वगैरह करना था वो किया है। एग्ज़ाम के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा था, ऐसा सच कुछ नहीं है। आप तो केवल 3 नए कानूनों के नाम है वो याद रखिए। क्या नाम है? पहला जो है, पहला नाम है भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एकदम याद रहने चाहिए, 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। IPC 1860 था, उसका कर दिया BNS, भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था CRPC था, उसकी जगह हम लेके आ गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना था उसकी जगह हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 BSA
ये लेके आ गए हैं, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए पहला, अब 2 फरवरी की न्यूज़ है, ये हम कवर करते हैं। फिर से वही केंद्रीय बजट के बारे में कहा गया है कि क्या क्या इससे हमको फ़ायदे होने हैं। एग्ज़ाम के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें पढ़ना है, आप छोड़िए इस चीज़ को। ओके, थोड़ा सा हम सोलर सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसके अंदर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा डेटा जो हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी मिलेगा, हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बजट में जो राजस्थान की संभावनाओं को पूरा स्थान मिला है। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 30% से ज़्यादा का आवंटन किया गया है। पीएम सूर्यघर योजना आपको सभी को पता है, 78,000 की मैक्सिमम इसमें हम सब्सिडी देते हैं सोलर प्लांट्स वगैरह अपने घरों में लगाने के लिए। सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पे कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। वेट, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है जो हमें याद करना है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई ज़रूरत का हो तो हम वो वाला पढ़ेंगे इसमें। ओके, ये केंद्रीय बजट के कुछ प्रावधान हैं, आप इसे स्किप कीजिए, ऐसा एज सच हमारे को ज़रूरी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये है VBG राम जी, जो कि वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। मनरेगा का जो नया नाम है VBG राम जी, आपको सभी को इसका फुल फॉर्म आई होप पता होगा, फिर भी हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। जैसे VBG राम जी, फुल नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन। ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। लास्ट वाले जी का मतलब ग्रामीण है, पहले वाले जी का मतलब गारंटी है। तो देखिए, इसको हम लिख ही लेते हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। आजीविका एम फॉर मिशन, और लास्ट में जो जी है इसका मतलब है ग्रामीण। तो आपको याद रखना है, पहले वाले जी का मतलब गारंटी है, दूसरे वाले जी का मतलब ग्रामीण है। VBG राम जी, ऐसे करके आप इस स्कीम को याद रखेंगे। ये मनरेगा का रिप्लेसमेंट इसे लाया गया है। मनरेगा की कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए सरकार ने ये नया बिल लेके आए थे, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसके अंदर इसे पारित भी करवाया गया। और इसके अंदर जो कुछ प्रोविजंस इस तरह से किए गए हैं, इसके अंदर 4 प्रमुख प्रायिकता क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो वित्तीय सहायता का जो अनुपात था वो भी चेंज कर दिया गया है। पहले 90-10 हुआ करता था, उसे 60-40 कर दिया गया है। इसके अलावा जो 100 दिवस का जो रोजगार मिलता था उसे 125 दिवस का कर दिया गया है। 60 डेज़ का बीच में जो क्रॉपिंग पीरियड है, जिसमें फसल कटाई वगैरह का टाइम होता है, तो उसको हमने बीच में रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर काउंट कर लिया। टोटल 125 डेज़ होंगे। तो कुछ आधारभूत प्रॉब्लम्स थी, उनका निराकरण किया गया है। तो देखिए, इसमें पेपर में क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट वी शुड मूव फॉरवर्ड। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण जो परिवार है उनके जीवन में ये स्कीम खुशहाली लेके आती है। नो डाउट इस स्कीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंदर और क्या है जो हमें पढ़ना है। एक इसके अंदर कहा गया है कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। जो मनरेगा की काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड थी उसको ध्यान में रखा गया है। इसके जो प्रमुख क्लोज है वो यहाँ दिए हुए हैं। रोजगार की जो गारंटी है वो 100 दिन से 125 दिन कर दी गई है। 95,692 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान, जैसा कि हमने पिछले सूजस में अभी देखा है। इसके अलावा 3467 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। आपको ये डेटा एकदम याद रखना है। कितनी नई ग्राम पंचायतें बन गई? 3467। देखिए, पंचायती राज को मजबूत करना है तो अच्छी ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। 8 नई जिला परिषदें बनी हैं, क्योंकि 33 तो थी, हर जिले में एक जिला परिषद होती है। 8 जिले नए बन गए, 41 हो गए, तो 8 जिला परिषदें भी नई बनेंगी। तो नई जिला परिषदें 8 बननी है। 94 नई पंचायत समितियां बनेंगी और 3467 नई ग्राम पंचायतें बनेगी। पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 2024-25 में 10% और 25-26 में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। 475 ग्राम पंचायत भवनों एवं 117 अम्बेडकर भवनों का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। देखिए क्या क्या है। 8 नई जिला परिषदें हैं, 94 नई पंचायत समितियां हैं
और 3467 नई ग्राम पंचायतें। आपको ये डेटा एग्जैक्टली याद होना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल नो डाउट पूछा जा सकता है कि कितनी नई ग्राम पंचायतें और नई पंचायत समितियाँ बननी है, क्योंकि जिला परिषद तो आप काउंट करके निकाल लेंगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। 1 लाख युवाओं को नौकरी मिली, राजस्थान पेपर लीक मुक्त बना। ओके, हमने पढ़ लिया है, आप सभी जानते हैं इन न्यूज़ को। एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो पढ़नी है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। देखिए आप, 8 करोड़ जनता का कल्याण प्राथमिकता के अंदर सरकार ने अपनी जो योजनाएं हैं उनको प्रमोट किया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाली जो सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें हमको वो चीज़ें निकालनी होती है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती है, और नो डाउट ये बहुत टिपिकल टास्क होता है। इस वजह से मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके पास लेके आती हूँ, ताकि आपको मन में ये विश्वास रहे कि आपने, हाँ, मैंने ऑथेंटिक कंटेंट है वो पढ़ा है। फिर भी यदि आपकी मंशा है कि इस तरह से ना पढ़ा करके एक वाइट पेपर शीट के ऊपर पूरा लिख लिया जाए नोट्स फॉर्मेट के अंदर, उसको पढ़ा दिया जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद शॉर्ट नोट्स बना करके वाइट पेज में और फिर उसकी PDF बना करके आपको वैसे प्रोवाइड भी करवा सकती हूँ। ये देखिए, ये है GYAN, अभी हमने पढ़ा था। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जो प्रारूप है, 4 जो पिलर्स है, इसके ऊपर ये बजट केंद्रीकृत था। तो अलग अलग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है कि बजट कैसा है, क्या है। तो आप सीधा इसको बजट को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर होनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री जी ने भी अपना बयान दिया है कि बजट कैसा है। तो ये एक राजनीतिक जो विषय है इसको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में जो ज़रूरी है वो पढ़ना है। ये है मुख्यमंत्री निवास पे नियमित जन सुनवाई होती रहती है, तो उसके अंदर हमें ऐसा स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना। ये आप ज़रूर देखिए, ग्राम उत्थान शिविर। ग्राम उत्थान शिविर बेसिकली क्या है? ये बसंत पंचमी से सरकार ने शुरू की है, 23 जनवरी से। हमने कुछ कवर नहीं की, बट ये हर गिरदावर सर्किल पे है। आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। पहली चीज़, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं है, ग्राम पंचायतों में नहीं है, ये प्रत्येक गिरदावर सर्किल पे है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरा, ये 23 जनवरी वसंत पंचमी से चले हैं और 2 चरणों में चलने थे। 23 जनवरी से 31 जनवरी तक इसका पहला चरण हो चुका था। अभी जो दूसरा चरण इसका चल रहा है वो 1 फरवरी से चल रहा है। 1 फरवरी से देखिए क्या है, हम देखते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें 13 प्रमुख विभागों की जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा। एक शिविर लगेगा गिरदावर सर्किल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आएंगे और जो स्कीम्स को वहीं पे तत्काल जो सुविधा दी जाएगी, वो जिसमें किसानों, पशुपालकों, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, विभागीय जो कार्य हैं, वो एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। समय समय पर सरकार का ये प्रयास रहता है कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक दिया जा सके, लोगों को चक्कर ना लगाने पड़े दफ्तरों के। इसके लिए जो दफ्तर के कर्मचारी हैं, जो कार्यालयों के कर्मचारी हैं, वो एक ही छत के नीचे आ जाते हैं और जो अपनी सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए, प्रत्येक गिरदावर सर्किल पे देनी है ये सहयोग हमें। इसके अलावा 13 प्रमुख विभागों की योजनाएं देनी है, कृषकों से जुड़ी हुई, पशुपालकों से जुड़ी हुई। इसके अलावा एज सच इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं दिया हुआ है। सरकार की योजनाएं दे रखी है जिसमें टीके लगाए जाएंगे, पशुओं का बीमा पंजीकरण वगैरह किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो कि आप जानते हैं 21 लाख पशुओं का बीमा करना है। और इसके अलावा अभी जो साइड के अंदर एक कॉलम दे रखा है, इसे आप ज़रूर से देखिए। देखिए, ये है पत्थर उद्योग की प्रदर्शनी, राजस्थान में आयोजित होनी है, भारत की सबसे बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल की है। तो पूरे इंटरनेशनली जितने भी टाइप के पत्थर अलग अलग फेमस है, उन सभी पत्थरों को एक एग्जीबिशन लगेगा राजस्थान के अंदर। कौन सा एग्जीबिशन है? पहला नाम तो आपको ये याद रखना है। तो ये एग्जीबिशन है 13वीं प्रदर्शनी है, जिसका नाम है स्टोन मार्ट 2026, स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। 5 से 8 फरवरी 2026 को इसका आयोजन हो रहा है JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर। तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कौन से नंबर का है। पत्थर उद्योग की प्रदर्शनी बनेगी ताकि हम अलग अलग टाइप के पत्थरों को प्रमोट करें, क्योंकि राजस्थान के पत्थरों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे राम मंदिर के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा और भी कई जगह यूज़ किया गया। तो देखिए, 13वां स्टोन मार्ट 2026, स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी, 5 से 8 फरवरी JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजन होगा। अब ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो इसका आयोजन करवा रही है, वो शायद इसमें दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ तो हम ज़रूर से अभी तैयार कर लेंगे। कुछ विशेषताएं देखिए, इसकी की फीचर्स देखिए। देश विदेश के जो मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, अलग अलग जो पत्थर है उनका प्रदर्शन किया जाएगा।
450 से अधिक प्रदर्शक होंगे। स्टोन मशीनरी, जो इनका उपकरण वगैरह है वो दर्शाए जाएंगे। स्टोन से किस तरह के क्राफ्ट वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट किए जा सकते हैं, वो प्रदर्शित होंगे। विदेशी खरीदार एवं घरेलू संस्थागत जो हैं वो आएंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन जो है उसका निर्माण किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कौन कौन बना रहा है। तो देखिए, इस पूरे आयोजन को संभालने के जो प्रमुख जो दायित्व है वो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का। फर्स्टली हम इसको इरेज करेंगे एक बार। इसको जो ऑर्गेनाइज करवाएगा वो करवाएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तो इसका विभाग हो गया। इसके अलावा जो एजेंसीज इसको काम करेगी वो करेंगी। राजस्थान के अंदर हो रहा है तो राजस्थान में आपको पता है इंडस्ट्रियल काम कौन करता है, रीको करती है। इसके अलावा सेंटर के जो दो हैं वो साथ में आ रहे हैं, सीडोस। आपको एकदम नाम याद रखना है, सीडोस। इसका फुल फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा लघु भारती, लघु भारती, ये 3 संस्थाएं मिल करके इस पूरे कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रही हैं और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंडर में ये काम पूरा हो रहा है। आपको याद रखना है 13वां स्टोन मार्ट, स्टोन फॉर सस्टेबिलिटी, 5 से 8 फरवरी 2026, JECC सीतापुरा जयपुर में। पत्थर उद्योग की बड़ी प्रदर्शनी है, इंटरनेशनल लेवल की है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन आती है। कौन कौन करवा रहा है, रीको, सीडोस और लघु उद्योग भारती। ओके, नेक्स्ट इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से हमने 2 फरवरी 2026 तक की 2 सूजसी बुलेटिन कवर कर ली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो 3, 4 और 5 फरवरी का मैं एक साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। जो असुविधा आपको हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ऐसे व्यक्तिगत कारण हो गए थे कि मैं नहीं ले पा रही थी क्लासेस, तो आई एम सॉरी फॉर देट। आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना 100% आप इस एग्ज़ाम में दे रहे होंगे। इसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3, 4 और 5 फरवरी की जो सूजस है वो एक साथ कवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।